बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गहरा वार। क्या हुकूमत उन्हें गिराने में कामयाब हो जाएगी और हुकूमत को उनसे तकलीफ़ क्या है, क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है, क्या वाक़तन वो मुश्किल में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरा, जो दरख्वास्त 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रही है उसका क्या पस मंज़र है, और जो बेंच तश्कील दिया गया है उससे क्या तवक्को रखनी चाहिए आईनी पसंदों को और जो ज़बरदस्त करने वाले हैं उनको, दोनों को क्या तवक्कात होनी चाहिए या क्या तवक्कात हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे कि जजेस कौन है और आईनी और कानूनी पोजीशन जो है इस मामले की, उस पर बात करेंगे। और अटार्नी जनरल ऑफिस सर-ए-दस्त इस वक्त तक, जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ, वो इस दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने के हवाले से क्या सोच रहा है, क्या लीगल ओपिनियन है उसकी। कल पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। यार, कल जो वीलाग किया था ना मैंने, उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था। कल मैंने वो बताया था कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ का 6:55 या कितने मिनट पर फ़ोन आया। वो थोड़ी सी ना सहाफ़ती वो गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ ये होगी, मुझे नहीं बताना चाहिए था वो टाइम जो है ना, वो टाइम मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना चाहिए था। और अगर बताना था तो मैं पूरा बताता क्या मामला था, कैसे मुझे पता है। वो मेरे दोस्तों ने कुछ एतराज़ किया कि यार आपको जब वो एतमाद में लेके कोई बात हो रही है तो फिर नहीं बताना चाहिए था। वो असल में हुआ यह था कि मैं जिन साहब को लंदन से फ़ोन आया था उस वक्त मैं उनके साथ राब्ते में था और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये लंदन से फ़ोन आ रहा है। तो फिर 5, 7, 10 मिनट बाद हमारा दोबारा रब्ता हुआ, तो उस वक्त मैंने ये वो टाइम नोट कर लिया था, तो इसलिए वो मैं एग्जैक्ट वक्त बताने की पोजीशन में था, इसलिए मैंने बता दिया था। बहरहाल मेरे साफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार साफ़ी को नहीं बताना चाहिए, इस तरह वो जो नाम सामने जाते हैं। मैंने कहा यार मैंने तो नाम छुपाया नहीं था, मैंने बता दिया किन से रब्ता हुआ था, आज़म वज़ीर तारड़ से रब्ता हुआ था। बहरहाल दूसरा, जो कल आज़म स्वाति के हवाले से बात की थी मैंने, अमेरिका वगैरह और ये वो स्कैंडल की और उनके झूठों की और कब्ज़ों की, तो हमारे 2 व्यूअर्स मोहम्मद सुल्तान और इम्तियाज़ चौधरी, उन्होंने मुझे कमेंट्स में ये तवज्जो दिलाई है, मुझे याद करवाया है कि इन्होंने कोई $10 लाख का एक जाली चेक भी दिया था 2005 में। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो चेक दिया था इन्होंने। वो सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए एक चेक दे दिया था, वो बाउंस हो गया, चेक जाली था, फिर मुकदमा दर्ज हो गया था इनके ख़िलाफ़। लेकिन KP के जो उस वक्त गवर्नर थे उनकी मुदाखलत पर वो मुकदमा जो है वो मामला पर माफ़ी शफ़ी हो गई थी। इन्होंने कोई हज़ारा यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी बनाने के लिए नकद पेमेंट कर दी थी, तो लेकिन वो जाली चेक जो है वो सादक और अमीन वाली कैटेगरी में तो आता है। अगर वो उस पर हो जाता है, सज़ा हो जाती है, तो फिर वो झूठ तो पकड़ा ही जाता है ना। बहरहाल ये इन्होंने सारा गंद जो है कलीन के नीचे घसाया हुआ है, कलीन उठाने नहीं दे रहे। कोई कलीन उठाने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ जनाब कभी इस्तीफ़े का मुतालबा कर देते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आते हैं उस दरख्वास्त की तरफ जो 15 सितंबर को ज़ेर समात आएगी मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के बेंच में। और ये दरख्वास्त गुज़ार हैं जनाब पेशावर के वकील हैं और इन पर्सन, यानी वकील उन्होंने कोई किया नहीं हुआ, इन पर्सन वो ख़ुद पेश हो रहे हैं अदालत में। अली अज़ीम आफरीदी उनका नाम है और पता ये चला है कि वो गहरे तल्लुकात हैं उनके PTI वालों से। लेकिन चलो छोड़ दें, वो तेरी एक कानूनी नुक्ता लेकर अदालत में आए हैं। वो कानूनी नुक्ता क्या है, उसमें कितनी पजीराई मिलने की तवक्को है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हुकूमत क्यों पीछे पड़ी हुई है यार। फॉरेन फंडिंग केस है एक इमरान खान की PTI जमात के ख़िलाफ़। वो पहले इनके सिकंदर सुल्तान राजा के आने से पहले ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करती थी PTI, मुसलसल कर रही थी, कभी स्टे ले आती थी, कभी कुछ कभी वो कमेटी बन जाती थी जनाब
ऑडिट कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी, फिर वो स्टे हो जाता था, वो मामला आगे पीछे ऐसे चलता रहा। लेकिन जब राजा साहब आए तो राजा साहब ने जो इनके तखीरी हरबे थे उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त होना शुरू हो गई। और वो केस ऐसा है जिसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि वो सीधा 23 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिनमें फ़ॉरेन बैरून मुल्क से पैसे आए हुए और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस तरह का मामला है कि कानून के तहत गैर मुल्कियों से या जो बैरून मुल्क गैर पाकिस्तानी हैं उनसे वो पैसा कोई सियासी जमात नहीं ले सकती। इस तरह का पहले भी आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इशू आया था वो सेनेट इलेक्शन वाला, तो उस वक्त भी जनाब इन्होंने मुखालफत की थी। राजा सुल्तान सिकंदर ने जनाब ओपन बैल्टिंग के ज़रिए या शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं हो सकता, आइन में लिखा हुआ है कि खुफिया बैल्टिंग ही होगी। तो बड़ा शोर मचा था और मार्च की मुझे याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शिबली फराज साहब, शफकत महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब उसमें भी थे। हालांकि मैं समझता हूँ ये कानून को बड़ा समझने वाला आदमी है, लेकिन वो थे क्योंकि पीछे से लाइन थी। तो जनाब इन्होंने मुतालबा कर दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, और साथ फिर वो जो NA 75 वाला इशू आ गया था, धांधली पकड़ ली थी, इलेक्शन मुलतवी कर दिया था उन्होंने, रिज़ल्ट रोक लिया था तो डिस्का वाला। तो उस पर भी ये सारा जनाब बड़े सीखपा हुए थे और जनाब कहा जनाब ये तो जानबदारी बरत रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट की बात आइन के ताबे होगी तो मानेंगे ना। वो कहते थे जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैल्टिंग खुफिया होगी, लेकिन ऐसा कोई बंदोबस्त कर लें कि जो पैसे लेके अपनी वफादारियाँ बदलते हैं उनका पता चल जाए। अगर पता चल जाए फिर वो सीक्रेट बैल्टिंग कैसे होगी? ये तो सही बात है, राजा साहब की सही बात थी, लेकिन इनका जो इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। और कल भी आज़म स्वाति ने बाकायदा प्लानिंग के तहत बदतमीज़ी की कायमिया कमेटी के इजलास में, फिर इन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये बाबर रवान, आज़म स्वाति और फवाद चौधरी ने, और साथ शिबली फराज ने अपना अलहदा एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के वहाँ वो देते रहे बांगे शांगे। तो ये सारा इशू असल में वो टफ़ टाइम दे रहे हैं, आइन और कानून की बात कर रहे हैं। इनका वो कह लें कि पार्टी का हिस्सा नहीं बने हुए, ना वो एस्टेब्लिशमेंट, ना ही अदलिया, ना ही PTI हुकूमत, तीनों का प्रेशर कबूल नहीं कर रहे। इस वजह से ये थोड़ा सा मामला बना हुआ है। अब आते हैं उस दरख्वास्त की तरफ कि वो दरख्वास्त है क्या। जब इनका तकर्रर हुआ था तो ये जो अली अजीम अफरीदी साहब हैं, उस वक्त तो नहीं, बाद में उन्होंने एक जब रौला पड़ गया कि यार ये तो बंदा सही वाला बंदा चुन हो गया, और ये लिस्ट भी हुकूमत की लिस्ट में नाम था इनका, जो 3 नाम थे ना हुकूमत की लिस्ट में था। पहले तो ये कोशिश करते रहे पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में कि वो जो साबिक सेक्रेटरी थे इस इलेक्शन कमीशन के, उनको बना दिया जाए, लेकिन वो वहाँ रौला पड़ गया। तो फिर आज़म स्वाति सॉरी कह दिया, परवेज़ खटक ने कह दिया कि इस पे सिकंदर साहब को देख लें। तो वो अपोजिशन ने कहा ठीक है। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड में था, इत्तेफाक हो गया, वो वापस आया तो उन्होंने अप्रूवल दी, एडवाइस भेजी सदर को, और बंदा वो हो गया। सारा प्रोसेस कानून के मुताबिक था। अब जो आपके अली अजीम अफरीदी साहब दरख्वास्त लेके आए हैं, वो उस पर एतराज़ लग गया था। पहले सुन लें दरख्वास्त है क्या। वो कहते हैं कि 22वीं आइनी तरमीम को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। वो कहते हैं जनाब आइन में जो तरीक़ाकार दिया गया है ना इलेक्शन कमीशन के तकर्रर का, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत का कोई नुक्ता नहीं है, कोई आर्टिकल जैसा आर्टिकल नहीं है। ये डायरेक्ट वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के मिलकर एक बंदे का इंतखाब करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते हैं। अगर दोनों में इख्तलाफ हो तो 3 नाम भेजते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी एक नाम पे इत्तफाक करके भेज देती है, और उसकी एडवाइस पाबंद होता है वज़ीर आज़म सदर को भेजने का, और उसका तकर्रर हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो अहलियत रखते हैं कि उन्हें ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया या इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया। वो कहते हैं जनाब क्योंकि
ये साबिक जजेस हैं, तो इसलिए वहाँ उसकी ज़रूरत है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए। ये वो एक नुक्ता लेके आए हुए हैं, और वो मेरा ख्याल है कि रियाजुल हक केस का हवाला दे रहे होंगे। वो मैं रियाजुल हक केस की भी बात कर देता हूँ। क्या है, थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा ना हो गया है संजीदा सा, मौजू संजीदा सा हो गया, लेकिन बहरहाल बात तो करनी है तो मैं कर रहा हूँ। ये जो 22वीं तरमीम थी, उससे पहले जो 18वीं तरमीम तक सिर्फ जो आला अदलिया के जजेस थे, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, वही चीफ इलेक्शन कमीशन बनने की अहलियत रखते थे। पहले इनकी मुद्दत होती थी 18वीं तरमीम से पहले 3 साल, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती थी पार्लियामेंट एक करारदाद के ज़रिए। 18वीं तरमीम में इनकी मुद्दत कर दी 5 साल, और जो 2 अरकान हैं वो 2.5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, और 2 जो हैं वो ऐसे वो ऐसे एक रोटेटरी सिस्टम इस तरह था। जैसे अब 2 रिटायर हो गए और 2 में पहले तकर्रर हुआ कुछ अर्सा पहले, तो ये थी। लेकिन 22वीं तरमीम में उन्होंने ये कर दिया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही लग सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसकी उम्र 68 ईयर से कम होनी चाहिए। और दूसरा, कोई ब्यूरोक्रेट, सीनियर सिविल ब्यूरोक्रेट, यानी 22वें ग्रेड का रिटायर्ड अफसर, और राजा सिकंदर सुल्तान साहब पहले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जो इस ओहदे पर पहुँचे हैं। और फिर वो टेक्नोक्रेट भी एक हो सकता है, यानी कोई आला डिग्री होल्डर जैसे वकील हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई आलम दीन हो बहुत बड़ा, 16 साल उसका अमली तजर्बा हो, वो भी। ये 3 कैटेगरीज हैं, 3 बंदे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग सकते हैं, ये उनकी अहलियत की शराइत ये हैं। अब वो ये कह रहे हैं, जो वो दरख्वास्त थी ना उसकी अली अज़ीम अफरीदी की, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया था कि जनाब ये काबिल समात नहीं, आप क्या दरख्वास्त ले हैं वगैरह वगैरह, जो भी उस पर एतराज़ होता है कि जनाब आप लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, आप मुतासर अफरीक नहीं है, ये पब्लिक परवोनो नहीं है, इस तरह मफाद आमा की दरख्वास्त नहीं है, 184 के तहत नहीं आती वगैरह वगैरह। तो इसकी जो अभी रिटायर हुए हैं मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम, जुलाई 2021 में उन्होंने बतौर एतराज़ केस इसकी समाअत की थी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़े अहम निकात उठाए हुए हैं इसने, ये जो अली अज़ीम अफरीदी है, कि जनाब चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर एक जज का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे तकर्रर हो सकता है, ये उन्होंने फरमाया मुशीर आलम साहब ने। और उन्होंने कहा जनाब ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स जो हैं उन्हें कैसे जजों के मसावी दर्जा दिया जा सकता है, यानी ये भी एक बात, यानी वो पहले जज होता था ना, फिर टेक्नोक्रेट और वो भी आ गए। इन्होंने उसमें 12वीं तरमीम में जो ये 12वीं आईनी तरमीम में जो मामला तय हुए थे उसको चैलेंज किया हुआ है ये आपके जो अफरीदी साहब हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं ठीक है, भाई ने सवाल ठीक उठाए हैं दरख्वास्त गुजार ने, तो जनाब फिर इसको आप बेंच बनाएं और सुने इसको। अब उसका बेंच बना है ये 3 रुकनी, और ख्याल ये है कि अभी मैं वो डिप्टी जो अटार्नी जनरल ऑफिस की मैं बात कर रहा था, वो भी मैं इसी के साथ जोड़ रहा हूँ कि वो कहते हैं कि रियाजुल हक केस में सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी है कि ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह नहीं होते, जो इंतज़ामी अदालतें होते हैं सरकार के ताबे, खुसूसी अदालतें, सर्विस ट्रिब्यूनल्स वगैरह, ये वो कि जो ओहदेदार जुडिशल वर्क करता है, अदालती अमूर अंजाम देता है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुतलका चीफ जस्टिस, अगर वो सूबाई मामला है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर वफाकी मामला है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत ज़रूरी है, कंसल्टेंट करना, कंसल्टेंसी लेना उनसे ज़रूरी है, उन्हें कंसल्ट करना आप कह लें ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन वाला इशू है, इलेक्शन कमीशन वाला, इस पे रियाजुल हक केस जो है वो लागू नहीं होता। दूसरा ये है कि ऐसी ये आईनी तरमीम है, वो अगर आईनी तरमीम ख़त्म करते हैं तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा
प्रोसेस होगा और वो देखना पड़ेगा कि बुनियादी आइनी हकूक़ और जो बुनियादी ढांचा आइन का अदलिया की आज़ादी वगैरह समेत, उससे तो ये मुतसादम नहीं है। पुरानी जजमेंट्स के हवाले से मगर ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। तो ये बज़ाहिर ऐसा है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसका ये कहना है, बज़ाहिर ऐसा है कि ये इससे अदलिया की आज़ादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रिटायर्ड जज होता है और 18वीं और 22वीं तरमीम से पहले भी 18वीं तरमीम में भी ये नहीं था कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करनी है या रजामंदी लेनी है उनकी तकर्रर के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि इस दरख्वास्त में बज़ाहिर जान नहीं है। और दूसरा ये कि अगर इस तरीक़ाकार को जो 22वीं आइनी तरमीम में दिया गया है ये कलदम हो जाता है और पुरानी तरामीम जो हैं वो बहाल हो जाती हैं, या अदालत कह देती है जनाब चीफ जस्टिस से कंसल्टेंसी ज़रूरी है, तो फिर तो ये राजा साहब घर चले जाएंगे, राजा सिकंदर साहब। लेकिन आइन ही ये कहता है कि इनको ऐसे घर नहीं भेजा सकता। इनका आइन का आर्टिकल 215 है, वो ये कहता है कि इनको इस मुकम्मल तफ़्वुज़ हासिल है इनके तकर्रर को, और मिसकंडक्ट वगैरह अगर हो और कोई ज़हनी जिस्मानी मजबूरी हो जाए, काम करने के काबिल ना हो, फिर एक रेफरेंस भेजा जा सकता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके 3 अरकान तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, और 2 अरकान जो हैं वो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान जो हाई कोर्ट्स के, वो सिंध वाले चीफ जस्टिस होंगे और इस्लामाबाद वाले चीफ जस्टिस अतर मनील्ला साहब। ये 5 रुकनी कमीशन होता है, कौंसिल होती है जिसमें मामला जाना होता है। वो कह रहे हैं कि अगर तरमीम को कलअदम करके हटाया जाता है तो ये आइन की रूह और मंशा के मुताबिक नहीं होगा मामला। तो अब ये बड़ा मैं वैसे हसास सा मामला कुछ छेड़ के बैठ गया हूँ। ये मौजू जो है कि जो बेंच बना है मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का, तो इससे क्या तवक्कुआत हैं आइन पसंदों को और हुकूमत को? ये अभी तो मैंने बताया ना अटॉर्नी जनरल ऑफिस का अब तक की राय कि वो नहीं, ये काबिल पज़ीराई काबिल समाअत दरख्वास्त है ही नहीं, इस पर एतराज़ होना चाहिए। अब वो पता नहीं वो अटॉर्नी जनरल खुद आते हैं, किसी डिप्टी को, किसी एडिशनल को भेजते हैं, हुकूमत क्या डायरेक्शन देती है, क्या हदायत देती है। तो मुझे एक ख्याल ये है कि हुकूमत शायद कोई होश के नाखन ले और इस हद तक ना जाए कि जनाब इस दरख्वास्त की बुनियाद पे राजा सिकंदर को घर भेजने की कोशिश करें। लेकिन इनका पता कोई नहीं, कुछ भी ये कर सकते हैं। अगर इस्तीफ़ा का मुतालबा कर सकते हैं, अगर सदर कह सकता है तो उस इस्तीफ़े कह दो देने हैं, तो फिर इनसे कुछ भी बैद नहीं। लेकिन जो बेंच वाला मामला है ये थोड़ा सा यार, मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब जो है ना, ये इन दिनों बहुत तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया की जो साख है वो बहाल की जाए। और ये सामने आए बात कि अदलिया आइन के ताबे है और आइन के मुताबिक ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। वो आपको याद होगा पिछले जो साफ़ियों वाला केस था उसमें इन्होंने कहा भी था कि जनाब हमें कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह के हवाले से नुक्ते नज़र का फ़र्क है, तो हम किसी दिन इकट्ठे बैठ के दिखा देंगे आपको। वो लतीफ़ अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने कहा था ना कि तासर मिल रहा है कि इख्तलाफ है सुप्रीम कोर्ट तकसीम में, तो उन्होंने ये कर दिया। अब जो बेंच बना है उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह भी हैं और उमर रज़ा बंदयाल साहब के बारे में ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जज रहे हैं, बड़े अच्छे जज थे। और एक चीफ जस्टिस के जो उनके करीब था एक टोला, वो जब एक सीनियर वकील की जगह बगालतनामा देते थे तो ये बड़े नाराज़ होते थे और बड़ी उनकी डांट डपट करते थे। तो इनका ये यानी कि वो बज़ाहिर कोई अपने दब्बा नहीं लगने देना चाहते उमर रज़ा बंदयाल साहब का जो माजी है। और अब जो साफ़ी वाले केस में जो बातें हुई हैं उस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। और फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब से इनकी मुलाकात 2-3 घंटे,
तो यही मामला है कि ये उसके आइन और कानून के। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो उन्होंने साकब निसार के जो बेंच तोड़ने वाला मामला था उसके ख़िलाफ़ भी एक जजमेंट दी हुई है, काजी साहब की फेवर में भी जजमेंट दी हुई है, और इन पर इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि जनाब ये काजी साहब को शायद मशवरे देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, वो इल्ज़ाम लगाने वाले तो हैं ही ना। ये आइन से बाल बराबर भी इधर उधर होने वाले दिलेर जज हैं। ये जो ये गड़बड़ करने वाले मामलात होते हैं उनमें सीधे चलते हैं, तशरीह करके इधर उधर निकल सकते हैं, लेकिन वो वही तशरीह करते हैं जो आइन जिसका तकाजा करता है। तशरीह करने को तो वो भी तशरीह कर दी थी उन्होंने कि जनाब बैलेटें खुफिया हो, देखें बैलेटें खुफिया हो सेनेट की, लेकिन कोई ऐसा इंतज़ाम कर लिया जाए कि जो वफादारियाँ बदलते हैं उनका पता चल जाए। ये आइन से इनहराफ था, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो सैयद मंसूर अली शाह साहब से कोई तवक्को ना रखे बंदा कि जनाब ये कोई डंडी मारेंगे इस तरफ या उस तरफ और ये सीधी लाइन में जाएंगे। और तीसरे जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं ना, वो 5वें नंबर के जज थे, अभी हाल ही में तैनाती हुई है उनकी सुप्रीम कोर्ट में। उनके नीचे से ऊपर जाने के हवाले से ये एक तासर एमी बन गया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार इनकी शोहरत अच्छी है बतौर जज, लायक आदमी है, और एक एमी एक तासर बन गया था कि शायद ये किसी के बंदे हैं और पता नहीं कैसे जज होंगे। ये चौधरी मोहम्मद अली होते थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके पोते हैं मेरी इतला के मुताबिक। चौधरी मोहम्मद अली जो फिनांस सेक्रेटरी होते थे, पहला बजट उन्होंने दिया था, लियाकत अली खां के बड़े करीब थे, यानी कह लें बानियाने पाकिस्तान में से हैं, थे ब्यूरोक्रेट। उनके पोते हैं और उनके बेटे हैं खालिद अनवर, जो वज़ीर कानून रहे हैं नवाज शरीफ के दौर में। तो खालिद अनवर इनके चचा या ताया हैं और ये उनके दामाद भी हैं, वो ससुर भी हैं इनके। और ये मैंने ये देखा है जो ऐसे ख़ानदानों के लोग हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा को देख लें, जस्टिस काजी ईसा के साहबजादे, और सिंध में एक चीफ जस्टिस थे, वो भी एक बानियाने पाकिस्तान में से थे, उनकी औलाद में से थे, वो भी डटे हुए थे आइन पे, काजी साहब भी डटे हुए हैं। और ये चौधरी मोहम्मद अली के हवाले से ये मैं कह सकता हूँ शरीफ अल नफस वज़ीर आज़म थे, और उनके ख़ानदान का ज़ाहिर है वो एक होता है भरम अपनी फैमिली का। जैसे इकबाल हमीद रहमान साहब जहाँ जज थे, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे, उनके बारे में मैं ये कहता होता था वो हमूद रहमान साहब के बेटे थे। तो मैंने कहा यार इस बेचारे ने अपनी ज़िंदगी कभी गुजारी नहीं, पूरी ज़िंदगी अब्बा जी की ज़िंदगी को कंटिन्यू किया ने। वो हर बात पे बेचारे डरते रहते कि यार अब्बा जी होते यहाँ तो वो तो ऐसा ना करते, वो तो आइन को ना तोड़ते, वो तो कानून की सीध में चलते। उसी तरह इनके बारे में जो मोहम्मद अली मदर साहब हैं, इनके हवाले से भी तवक्कुआत अच्छी हैं। और वो दरख्वास्त जो है बज़ाहिर उसमें कोई जान नज़र नहीं आ रही। अटार्नी जनरल ऑफिस का नुक्ता नज़र मैंने पेश कर दी है। अब हुकूमत क्या इसमें किस तरह तलती है पकोड़े या क्या करती है, कैसे आके जंप करती है, तो ये सारा मामला है। और मुझे तो लग रहा है कि जो आइन पसंद हैं हमारे दोस्त, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तलवार लटकी हुई है राजा साहब के सर पर, लेकिन वो केस ऐसा नहीं है कि वो जुडिशल वर्क उस तरह नहीं है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, उसके इंतज़ामात करना इंतज़ामी होता है। वो जो रियाज़ुल हक केस का मैंने जिक्र किया ना, उसके ज़ुमरा में आते हैं। उसका एक छोटा सा एक पोर्शन है कि वो जो अपने अहकामात पर अमल ना करे या उसकी तज़हीक करे, तौहीन करे, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। और वो जो काम कर रही होती है सियासी पार्टियों की नोटिस तलबी और दीगर जो होते हैं मामला, वो असल में एक कमीशन के तौर पे काम करती है, बाइख्तियार कमीशन, खुद मुख्तार कमीशन के तौर पर। वो उस तरह अदालती जुडिशल वर्क नहीं है जैसा ट्रिब्यूनल्स या खसूसी अदालतों का जुडिशल वर्क है, जो रियाज़ुल हक केस में जिसकी तशरीह की गई है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अगर होती तो हमारे पार्लियामेंट वालों को पता था, वो तो उन्होंने निकाला है सारा कुछ चीफ जस्टिस की दस्तरस से। इवन जजों का तकर्रर जो है
वो भी उनके इख्तियारात में हदूद किए हैं उन्होंने 18वीं तरमीम में, और पार्लिमानी कमेटी को भेजा है सारा कुछ 18वीं 19 में, फिर 19 में थोड़ी सी लेट गई थी पार्लियामेंट। बहरहाल जो भी है, ये सारी सूरत हाल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।